आज हमारे पास समाजशास्त्र से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम शायद रोज महसूस करते हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा सोचते नहीं। बिल्कुल। ये वो सवाल हैं जो बताते हैं कि हमारे शहर, हमारे परिवार और हमारी पहचान कैसे बन रही है, कैसे बदल रही है। हाँ, ये ऐसा है जैसे हम एक ऐसी मशीन के अंदर रह रहे हैं जी, जिसके पुर्जों को हम देख तो रहे हैं, पर ये समझ नहीं पा रहे कि कौन सा पुर्जा किस लिए घूम रहा है। हाँ। तो समाजशास्त्र हमें एक तरह से उस मशीनरी को समझने का एक औजार देता है। तो आइए आज की इस बातचीत में इन उलझे हुए धागों को सुलझाते हैं और देखते हैं कि समाज की ये मशीनरी आखिर चलती कैसे है। जरूर। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां हम में से कई लोग रहते हैं, यानी हमारे शहरों से। जी। तो पहला सवाल जो हमारे स्रोत उठाते हैं वो शहरीकरण से जुड़ा है। जी। क्या शहरों के बढ़ने से भारतीय महानगरों में गरीबों को अलग थलग किया जा रहा है, उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है? हाँ। ये सवाल आज बहुत मायने रखता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो पुराने जो औद्योगिक शहर थे वो एक अलग ही दुनिया थे। जैसे फैक्ट्रियों का धुआं, तंग बस्तियां, गंदगी। हमारे स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प हवाला है 1956 की फिल्म CID का। अच्छा, वो गाना ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ। हाँ बिल्कुल, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उस शहर का एक्सरे था। ये बता रहा था कि यहाँ पैसा तो है पर इंसानियत कहीं खो रही है। उसमें एक लाइन थी ना, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही निराशावादी नहीं है? आखिर लोग आज भी तो गांवों से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। जरूर कोई तो कशिश होगी, कोई आजादी होगी जो शहर देते हैं। उस गाने में भी तो आखिर में कहा गया था, ये है बॉम्बे मेरी जान। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, यही तो विरोधाभास है। अच्छा, शहर एक तरफ गुमनामी और अकेलापन देता है तो दूसरी तरफ जाति और पुरानी पहचानों से आजादी भी। लेकिन भारत के शहरीकरण की कहानी पश्चिम से बहुत अलग रही है। वो कैसे? देखिए, ब्रिटेन में जब फैक्ट्रियां लगीं तो लोग काम के लिए गांवों से शहरों की तरफ दौड़े। हाँ। भारत में इसका उल्टा हुआ। हाँ। अंग्रेजों के मशीन से बने सस्ते माल ने हमारे कारीगरों को बर्बाद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लोग शहरों से वापस खेती की ओर जाने लगे। मतलब डीऑर्बेनाइजेशन एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये एक अनूठी और दर्दनाक कहानी है। और आज का शहरीकरण तो उस दौर से बिल्कुल ही अलग है। एकदम अलग। आज हम टियर 2 शहरों का जबरदस्त विकास देख रहे हैं। पुणे, जयपुर, लखनऊ, यहाँ एक नया मध्य वर्ग बन रहा है जिसके सपने, जिसकी पहचान सब कुछ उपभोग पर यानी कंजम्पशन पर टिकी है। मॉल, ब्रांडेड कपड़े, नई गाड़ियां। बिल्कुल। ये शहरीकरण का एक नया चेहरा है और ये सपने सिर्फ शहर के अंदर से नहीं आ रहे बल्कि पूरी दुनिया से आ रहे हैं। तो ये जो शहरों का बदलना है, इसमें सिर्फ हमारे देश के अंदर की ताकतें तो नहीं है, आज तो बाहर की दुनिया का भी हमारी जिंदगी पे जबरदस्त असर है। हाँ, जिसे हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सही। हमारे स्रोतों में इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। बिल्कुल। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा मतलब है बाजारों का जुड़ लाना। स्रोत एक सीधा सा उदाहरण देते हैं। अमेरिका में अगर अर्थव्यवस्था थोड़ी भी डगमगाती है तो बेंगलोर या हैदराबाद में बैठे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी पर संकट आ जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था अब दुनिया से ऐसी जुड़ गई है। लेकिन ये जुड़ाव क्या कोई नई बात है? हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि भारत दुनिया से जुड़ा हुआ था। ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब है नहीं, ये नया नहीं है। अच्छा। हजारों साल पुराना रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्या था? वो भी तो एक तरह का ग्लोबलाइजेशन ही था जो भारत को चीन, ईरान और रोम तक से जोड़ता था। तो फिर आज फर्क क्या है? फर्क है आज की रफ्तार और पैमाने का। स्रोत एक बेहतरीन मिसाल देते हैं। कुछ साल पहले IT कंपनी इन्फोसिस ने अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक की ओपनिंग बेल बजाई। जानते हैं कहां से? न्यूयॉर्क से नहीं, बल्कि मैसूर के अपने कैंपस से। अरे वाह! ये एक वर्चुअल बाजार का प्रतीक है जहां हजारों किलोमीटर की दूरी एक क्लिक में खत्म हो जाती है। समय और स्थान के मायने ही बदल गए हैं। तो एक तरफ तो ये वैश्विक खिंचाव है जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ रहा है, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। सही। हमारे स्रोत एक और ताकत की बात करते हैं जो इसके ठीक उलट काम करती है, क्षेत्रवाद, यानी अपनी स्थानीय पहचान को लेकर और मुखर होना। तो क्या ये माना जाए कि भारत में एक क्षेत्रवाद इसी बढ़ती सांस्कृतिक मुखरता का नतीजा है? हाँ, और ये भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और एक चुनौती भी। अच्छा। भारत में क्षेत्रवाद की जड़ें यहाँ की भाषाओं, संस्कृतियों और अनगिनत समुदायों की विविधता में हैं। अक्सर ये डर जताया जाता है कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत का अनुभव इसके ठीक उलट रहा है। वो कैसे? देखिए, आज़ादी के बाद
जब भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग उठी। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल। तो कई नेताओं को डर था कि इससे भारत की एकता को खतरा होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु मिला और मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र, तो लोगों को लगा कि उनकी पहचान और संस्कृति को इस बड़े भारतीय संघ में सम्मान दिया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है। मतलब इस कदम ने असल में भारत को मजबूत बनाया। हाँ, कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाया। तो यानी बड़े पैमाने पर वैश्विक ताकतें हमें खींच रही हैं और स्थानीय पहचानें हमें अपनी जड़ों से बांध रही हैं। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी बातों से हटकर समाज की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई पर आते हैं, परिवार। जरूर। महान भारतीय परंपरा और हमारे पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। लेकिन समाजशास्त्री A.M. शाह का विश्लेषण एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली तस्वीर दिखाता है। वो क्या है? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि जिसे हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपरा मानते हैं, हाँ, वो असल में आजादी के बाद बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और लोगों की औसत उम्र बढ़ने का नतीजा हो सकता है। मतलब? हुआ ये कि जब लोग पहले से ज्यादा जीने लगे, तो 3-4 पीढ़ियों का एक साथ एक छत के नीचे रहना मुमकिन हो गया। तो ये सिर्फ मूल्यों की बात नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि गणित की भी बात है। अच्छा। इससे ये पता चलता है कि आबादी और अर्थव्यवस्था से जुड़ी वजहें शायद हमारे सामाजिक मूल्यों जितनी ही या उससे भी ज्यादा ताकतवर होती हैं। और आज के जमाने में तो नई चीजें भी असर डाल रही होंगी, जैसे वर्क फ्रॉम होम या बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन। बिल्कुल। वर्क फ्रॉम होम ने घर और ऑफिस की दीवार को ही गिरा दिया है। माँ बाप घर पर तो हैं, पर कान में इतने डूबे हैं कि बच्चों के साथ होकर भी नहीं है। सही बात है। और स्मार्टफोन बच्चों को दुनिया से तो जोड़ रहा है, पर शायद अपने ही परिवार से दूर कर रहा है। ये सब हमारे पारिवारिक रिश्तों को नए सिरे से गढ़ रहे हैं। परिवार के अंदर की इन बदलती सच्चाइयों से ही जुड़ा एक और अहम सवाल है महिलाओं की स्थिति का। पितृसत्ता एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की जिंदगी पर कैसे असर डालती है? स्रोत इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल करते हैं, भूमिका संघर्ष, यानी रोल कॉन्फ्लिक्ट। भूमिका संघर्ष? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आप एक ही वक्त में 2 अलग-अलग नाटक के किरदार निभाने की कोशिश कर रही हैं। एक किरदार घर का है, जिसकी स्क्रिप्ट में त्याग, देखभाल और सेवा है। दूसरा किरदार ऑफिस का है, जिसकी स्क्रिप्ट में महत्वाकांक्षा, मुकाबला और पेशेवर रवैया है। जाहिर है दोनों में टकराव तो होगा ही। बिल्कुल। कहीं ना कहीं दोनों नाटकों के डायलॉग आपस में टकराएंगे और जबरदस्त तनाव पैदा होगा। ये तो हर कामकाजी महिला की कहानी लगती है। सुबह बच्चों का टिफिन पैक करने से लेकर रात के डिनर तक सब मैनेज करना। और बीच में ऑफिस में एक बड़ी डील भी क्रैक कर लेना। ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं लगता। सही कहा। लेकिन समाजशास्त्र की भाषा में ये गहरे भूमिका संघर्ष का उदाहरण है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। अच्छा। स्रोत मेघालय के खासी मातृवंशीय समाज का उदाहरण देते हैं, जहां परिवार मां के वंश से चलता है। हाँ, और संपत्ति बेटी को मिलती है। ऐसे में पुरुषों को भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी मां के घर की जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं और अपनी पत्नी और बच्चों के घर के भी। मतलब ये संघर्ष समाज द्वारा तय की गई भूमिकाओं से पैदा होता है। बिल्कुल, उम्मीदों से पैदा होता है। और अब बात उस हकीकत की जो भारतीय समाज में हर जगह मौजूद है, चाहे हम उसे माने या ना माने, जाति। क्या आज भी जाति और किसी की आर्थिक स्थिति के बीच कोई गहरा रिश्ता है? हाँ, ये रिश्ता आज भी बहुत मजबूत और चिंताजनक है। लेकिन अब तो हालात बदले हैं। ये सच है कि हालात बदले हैं। अब हर जाति में आपको अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर आंकड़ों को देखते हैं तो एक साफ तस्वीर उभरती है। वो क्या? उच्च जातियों में आज भी आर्थिक रूप से संपन्न लोगों का प्रतिशत कहीं ज्यादा है, जबकि निम्न जातियां, खासकर दलित और आदिवासी समुदाय, आज भी गरीबी और पिछड़ेपन का सबसे ज्यादा शिकार हैं। इसे समझने के लिए कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, हमारे स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि अगर आप आज किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस के बोर्डरूम में जाएं, तो वहां आपको ऊंची जातियों के चेहरे ज्यादा दिखाई देंगे। वहीं अगर आप उसी शहर के सफाई कर्मचारियों की यूनियन की मीटिंग में जाएं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। सही बात है। कानून बदलने और आरक्षण के बावजूद ये जमीनी हकीकत आज भी बनी हुई है। और अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी प्रथाएं जो अब गैर कानूनी हैं, वो इसी सामाजिक बहिष्कार का सबसे क्रूर और अमानवीय रूप रही हैं। समाज के इन बंटवारों और तनावों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उस विचार की जो इन सबको एक साथ बांधने की कोशिश करता है, भारत का विचार।
और इसमें धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म एक बहुत बड़ा और अक्सर विवादित मुद्दा रहा है। इस पर भारतीय बहस पश्चिम से कैसे अलग है? ये एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। पश्चिम में, खासकर यूरोप में, धर्मनिरपेक्षता का मतलब था राज्य और चर्च का सख्त बंटवारा, एक साफ दीवार। हाँ, यानी सरकार धर्म के मामलों में दखल नहीं देगी और धार्मिक संस्थाएं सरकार के कामों में दखल नहीं देंगी। और भारत में ये मॉडल जस का तस लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ समाज में धर्म बहुत गहराई तक घुला मिला है। तो यहाँ इसका मतलब सर्वधर्म समभाव के रूप में विकसित हुआ, यानी राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा। हाँ, और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसी वजह से यहाँ कई मुश्किलें भी पैदा होती हैं। बिल्कुल, यहीं से असली तनाव शुरू होता है। क्या एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को हज यात्रा के लिए सब्सिडी देनी चाहिए, या अमरनाथ यात्रा का प्रबंधन करना चाहिए? सही। क्या सरकार को मंदिरों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए? इन सवालों पर समाज में तीखी बहस होती है। एक पक्ष इसे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कहता है और दूसरा पक्ष इसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी मानता है। ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है। और इसका दूसरा और शायद सबसे स्याह पहलू है सांप्रदायिकता। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म एक जहरीली सोच है। ये सोच कहती है कि अगर आप और मैं अलग अलग धर्मों से हैं तो हमारे हित भी न सिर्फ अलग हैं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये दोस्ती को दुश्मनी में बदल देती है और हम बनाम वो की एक ऊंची दीवार खड़ी कर देती है। और जब ये सोच सड़क पर उतरती है तो भयानक हिंसा का रूप ले लेती है। दुर्भाग्य से हाँ, सांप्रदायिक दंगों के दौरान इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है। अपनी धार्मिक पहचान के नाम पर लोग दूसरे समुदाय के लोगों की जान लेने, उनके घर जलाने और बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। हाँ, हमारे स्रोत 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर और विनाशकारी हो सकती है। ये हमारे समाज के ताने बाने पर सबसे गहरे जख्म छोड़ जाती है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि कैसे भारतीय समाज में कई तरह की ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। वैश्विक और स्थानीय के बीच एक खिंचतान है, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संघर्ष है, और एक व्यक्ति की अपनी भूमिका और उसकी सामूहिक पहचान के बीच एक कश्मकश है। ये एक बहुत ही उलझी हुई और लगातार बदलती हुई तस्वीर है। बिल्कुल सही। और शायद इस उलझन का कोई आसान जवाब नहीं है। अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जरूर। समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी ने एक जीवंत परंपरा यानी लिविंग ट्रेडिशन की बात की थी। उनका मानना था कि परंपरा कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, बिल्कुल, उसे जिंदा रहना चाहिए। तो आज के दौर में जब एक तरफ हम अपनी सांस्कृतिक पहचानों को लेकर इतने मुखर हो रहे हैं, बिल्कुल, और दूसरी तरफ वैश्वीकरण सब कुछ एक जैसा बना देने पर तुला है, तो ऐसे में किसी परंपरा को जीवंत रखने का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है उसे बिना कोई सवाल किए जैसा है वैसा ही अपना लेना, या फिर 19वीं सदी के समाज सुधारकों की तरह उस पर लगातार सवाल उठाना, उसकी कमियों को पहचानना और उसे आज के समय के हिसाब से बदलना? ये सवाल शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।